नमस्कार दोस्तों, 22 दिसंबर 2032 को एक 300 फीट बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला है। और इसके धरती से टकराने पर कुछ ऐसी तबाही हो सकती है जो मानव जाति ने आज तक नहीं देखी होगी। इसकी टक्कर कोलंबिया, नाइजीरिया और इंडिया में से किसी एक जगह पर हो सकती है। नासा के अकॉर्डिंग इस एस्टेरॉयड के अर्थ से टकराने के चांसेस 3.1% है और इस एस्टेरॉयड का नाम 2024 YR4 रखा गया है क्योंकि ये दिसंबर 2024 में पहली बार देखा गया था। लेकिन क्या एस्टेरॉयड वाकई इतने डेंजरस होते हैं? क्या हम पहले ऐसे किसी थ्रेट का सामना कर चुके हैं? और अगर ये एस्टेरॉयड टकरा सकता है तो नासा और दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज क्या प्लान कर रही हैं? तो वीडियो को एंड तक देखें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटीज के टर्म्स में देखें तो एस्टेरॉयड 2024 YR4 के अर्थ से टकराने के चांसेस 3.1% हैं। दैट मीन्स कि 100 सिनेरियोस में से 3-4 बार ही ये अर्थ से टकरा सकता है, जबकि 96 to 97% चांसेस ये है कि ये सेफली पास कर जाएगा। नासा के एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे जैसे एस्टेरॉयड्स करीब आएगा, न्यू ऑब्जर्वेशन और डाटा एक्यूरेट होता जाएगा और तब प्रिडिक्शंस और क्लियर हो जाएंगे। और ये पहली बार नहीं है जब किसी एस्टेरॉयड को लेकर ऐसा प्रिडिक्शन किया गया हो। 2004 में एपोफिस एस्टेरॉयड के बारे में भी पहले ऐसा ही माना गया था कि ये 2029 में अर्थ से टकरा सकता है, लेकिन बाद में न्यू कैलकुलेशंस ने कंफर्म किया कि ये अर्थ के पास से सेफली पास कर जाएगा। इसी तरह 2012 DA14 एस्टेरॉयड जो 2013 में सिर्फ 27,000 किलोमीटर दूर से गुजर गया था, पहले एक पोटेंशियल थ्रेट माना गया था। लेकिन सिर्फ एस्टेरॉयड्स ही नहीं, और भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो अर्थ के लिए पोटेंशियल थ्रेट हैं। जब ये एस्टेरॉयड्स अपने ऑर्बिट से निकलकर अर्थ के करीब आ जाते हैं तो इन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट NEOS कहा जाता है। और नियोस सिर्फ एस्टेरॉयड्स ही नहीं बल्कि कॉमेट्स, मीटियोर्स, मीटेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स भी हो सकते हैं। ये सब असल में पत्थर के टुकड़े हैं, पर इनमें फ़र्क होता है कि एस्टेरॉयड रॉक और मेटल्स के बने होते हैं, जबकि कॉमेट आइस, डस्ट और रॉक का मिक्सचर होते हैं। इसी वजह से जब कॉमेट्स स्पेस में मूव करते हैं तो इनकी एक टेल दिखाई देती है जो एस्टेरॉयड में नहीं होती। कॉमेट्स एस्टेरॉयड से ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि ये एस्टेरॉयड की स्पीड से डबल स्पीड से मूव करते हैं और इनका वार्निंग टाइम भी कम होता है। अगर कोई कॉमेट या एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ आ रहा है तो ये एक बड़ा डेंजर हो सकता है। जैसे 66 मिलियन ईयर्स पहले एक एस्टेरॉयड चिक्सुलव जो 10 से 15 किलोमीटर बड़ा था, जब ये धरती से टकराया तो इसके इम्पैक्ट से धरती पर बहुत सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए। डायनासोर भी उनमें से एक थे। अब सवाल ये उठता है कि ये सेलेस्टियल बॉडीज आखिर आती कहाँ से हैं? तो हमारे सोलर सिस्टम में मार्स प्लैनेट और जुपिटर प्लैनेट के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है। ये एस्टेरॉयड्स वहीं होते हैं और कॉमेट्स का असली घर है कैपियर बेल्ट जो नेपच्यून के बाद स्टार्ट होती है। और ये कैपियर बेल्ट आइस बॉडीज का एक भंडार है। यहीं से कॉमेट निकलकर कभी कभी सोलर सिस्टम में अंदर की तरफ आ जाते हैं और अर्थ के करीब पहुंच सकते हैं। हैलीज कॉमेट जो एवरी 75 ईयर्स में एक बार दिखाई देता है, इसी कैपियर बेल्ट से आता है। लास्ट टाइम इसे 1986 में देखा गया था और अब ये 2061 में वापस दिखाई देगा। दोस्तों, स्पेस में सिर्फ एस्टेरॉयड्स और कॉमेट ही नहीं, प्लैनेटॉइड्स यानी डार्क प्लैनेट्स भी होते हैं जो प्लैनेट्स जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इनका ऑर्बिट प्रॉपरली क्लियर नहीं होता। इसी वजह से इन्हें प्लैनेट्स का स्टेटस नहीं दिया जाता। ये एस्टेरॉयड से बड़े और शेप में ज़्यादा स्फेरिकल होते हैं। सीरस, प्लूटो, एरिस, हाउमिया और माके कुछ फेमस डार्क प्लैनेट्स हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीरस एक एस्टेरॉयड भी है और एक डार्क प्लैनेट भी। एस्टेरॉयड इसलिए क्योंकि ये एस्टेरॉयड बेल्ट में पाया जाता है, लेकिन इसका साइज और शेप इसे डार्क प्लैनेट बनाता है। वहीं प्लूटो जो एक टाइम पर प्लैनेट माना जाता था, अब डार्क प्लैनेट है।
ये भी कैपियर बेल्ट में ही पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि स्पेस में एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और डार्क प्लैनेट्स सभी अलग अलग जगह पर ग्रुप्ड हैं, लेकिन कभी कभी ये अपनी जगह से निकलकर सोलर सिस्टम में अंदर की तरफ आ जाते हैं और अर्थ के लिए पोटेंशियल थ्रेट बन सकते हैं। इसी वजह से नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज इनका रेगुलर ऑब्जर्वेशन करती हैं ताकि किसी भी आने वाले खतरे का टाइम से पता लगाया जा सके। ये समझना ज़रूरी है कि अक्सर न्यूज़ मीडिया और सोशल मीडिया पर नासा की स्टेटमेंट्स को सेंसेशनलाइज करके दिखाया जाता है। जैसे अभी एक न्यूज़ आई थी 12 जुलाई 2038 को एक प्लैनेट साइज एस्टेरॉइड अर्थ से टकराने वाला है और इसके टकराने के चांसेस 72% हैं। हकीकत यह है कि यह न्यूज़ कुछ हद तक सही थी, पर पूरा सच नहीं बताया गया। नासा असल में एक प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम पर काम कर रही है और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को स्टडी कर रही थी कि अगर 2038 में कोई एस्टेरॉइड सच में धरती से टकराने वाला हो और उसके टकराने के चांसेस 72% हो, तो हम 13 सालों के अंदर एस्टेरॉइड से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। ये एक मॉक टेस्ट था जिसमें 110 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया। सबने डिस्कस किया कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं और नासा ने इसकी डिटेल रिपोर्ट 20 जून 2024 को पब्लिश कर दी। जिस एस्टेरॉइड 2024 YR4 की बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी, 2032 में अर्थ से टकराने वाला है, वो बात रियल है। दिसंबर 2024 में जब इसको ढूंढा गया तब की कैलकुलेशन के हिसाब से इसके धरती से टकराने के चांसेस 3.1% थे, लेकिन नासा की लेटेस्ट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये चांसेस अब 1% से भी कम हो गए हैं। और अब नासा का ऐसा मानना है कि ये अर्थ के ऑर्बिट के पास से निकल जाएगा। ऐसा सेम इंसिडेंट आपको 2029 में भी देखने को मिलेगा, आज से ठीक 4 साल बाद, जब एपोफिस एस्टेरॉइड जो कि लगभग 1100 फीट का है, अर्थ के ऑर्बिट के पास से 13 अप्रैल 2029 को गुजरेगा और आप इसे नेकेड आई से देख सकते हो। 2004 में जब इसको खोजा गया था तब इसके भी 3% चांसेस थे अर्थ से टकराने के, लेकिन आफ्टर मल्टीपल रिसर्च ये पता चला कि 2029 में ये अर्थ से 31,860 किलोमीटर दूर से निकल जाएगा। आप इसे जरूर देखिएगा क्योंकि ये वंस इन ए लाइफ टाइम इंसिडेंट है। इस एस्टेरॉइड को नासा ने अपनी रिस्क लिस्ट से भी हटा दिया है। अब यहाँ रिस्क लिस्ट में वो एस्टेरॉइड कॉमेट्स आते हैं जो अर्थ के नियोस की कैटेगरी में आते हैं और वो अर्थ के कितने पास आ सकते हैं या अर्थ के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट बन सकते हैं, इसको लेकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज इसकी एक रिस्क लिस्ट बनाती हैं जो उनकी वेबसाइट्स पर जाकर देखी जा सकती है। इस लिस्ट में वही एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स आते हैं जो हम पहले डिस्कवर कर चुके हैं। वैसे तो एस्टेरॉइड्स और कॉमेट दोनों ही अर्थ के लिए पोटेंशियल थ्रेट हो सकते हैं, लेकिन कॉमेट्स एस्टेरॉइड से ज़्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि कॉमेट्स की ट्रेजेक्ट्री की एक्यूरेट कैलकुलेशन करना एस्टेरॉइड के कंपैरिजन में टफ होता है। इसका रीज़न ये है कि कॉमेट्स का ऑर्बिट हाईली इलिप्टिकल होता है और जब ये सन के करीब आते हैं तो सोलर रेडिएशन इनके सरफेस से गैसेस और डस्ट निकालती हैं जो उनकी स्पीड और डायरेक्शन को अफेक्ट करती है। इसी वजह से कॉमेट्स के मोशन का लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन करना चैलेंजिंग होता है और हमें इनके इम्पैक्ट को ट्रैक करने के लिए एस्टेरॉइड के मुकाबले कम वार्निंग टाइम मिलता है। हमारे पास एडवांस डिटेक्शन सिस्टम्स हैं जो एस्टेरॉइड्स और कॉमेट को ट्रैक करने का काम करते हैं, लेकिन ये हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होते। कभी कभी छोटे एस्टेरॉइड्स या फास्ट मूविंग कॉमेट्स बिना डिटेक्ट हुए भी अर्थ के करीब आ सकते हैं। दुनिया भर में 4 सबसे पॉपुलर डिटेक्शन सिस्टम्स हैं जो स्पेस एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं और पोटेंशियल थ्रेट्स की अर्ली वार्निंग देते हैं। ये सिस्टम्स अर्थ के आसपास होने वाली हर छोटी बड़ी मूवमेंट को मॉनिटर करते हैं ताकि हम किसी भी स्पेस डेंजर के लिए तैयार रहें। फर्स्ट है लीनियर लिंकन नियर अर्थ एस्टेरॉइड रिसर्च। ये यूएसए के न्यू मैक्सिको में है और 1998 से एस्टेरॉइड्स डिस्कवर कर रहा है। हर साल 10,000 प्लस स्पेस ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है जो इसे एक पावरफुल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाता है। सेकंड है पैन स्टार्स पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप एंड रैपिड सिस्टम। ये हवाई में पैसिफिक ओशियन के पास लोकेटेड है और दुनिया का सबसे एडवांस्ड कैमरास का यूज करता है ताकि दूर के और छोटे एस्टेरॉइड्स भी डिटेक्ट हो सकें। थर्ड इज CSS कैटलीना स्काई सर्वे। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना ने इसे 1998 में एस्टैब्लिश किया था। इसने 2008 में एक 4 मीटर डायमीटर का छोटा एस्टेरॉइड भी डिटेक्ट कर लिया था जो इसकी हाई प्रिसीजन ट्रैकिंग को दिखाता है।
और फोर्थ है एटलस, एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। ये भी हवाई में है और जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है ये एक लास्ट अलर्ट सिस्टम है। अगर बाकी डिटेक्शन सिस्टम्स किसी एस्टेरॉयड को मिस कर जाते हैं तो एटलस उसे डिटेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। ये सभी डिटेक्शन सिस्टम्स मिलकर अर्थ को स्पेस थ्रेट से बचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे एस्टेरॉयड्स हैं जो इन सभी डिटेक्शन सिस्टम से बच जाते हैं और अर्थ के ऑर्बिट में एंटर कर जाते हैं। लेकिन तब क्या होगा अगर एस्टेरॉयड काफी बड़ा हो, लगभग 10 किलोमीटर जितना बड़ा, जिसने डायनासोर्स को एक्सटिंक्ट कर दिया था? तो ऐसे में हमारे पास 3 स्ट्रेटेजीज हैं उस एस्टेरॉयड से डील करने की। फर्स्ट इज काइनेटिक मेथड, जिसमें हम एक स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्टली एस्टेरॉयड से टकरा देते हैं ताकि उसके ऑर्बिट को शिफ्ट किया जा सके। ये एक नॉन एक्सप्लोसिव मेथड है जो एस्टेरॉयड की स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है। नासा इसका सक्सेसफुली टेस्ट अपने डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन के थ्रू 2022 में कर चुका है और चाइना भी 2025 में एक सिमिलर मिशन लॉन्च करने का प्लान कर रहा है, जो एक और मेजर स्टेप होगा प्लैनेटरी डिफेंस में। सेकेंड इज स्लो पुल एंड पुश मेथड। इस मेथड में एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड के पास भेजा जाता है जिसमें लार्ज सोलर पैनल्स की हेल्प से सन की डायरेक्ट लाइट को एस्टेरॉयड के एक पर्टिकुलर पार्ट पर फोकस किया जाता है। सनलाइट का हीटिंग इफेक्ट उस एरिया को मेल्ट करना शुरू करता है। इससे एस्टेरॉयड के मटेरियल निकलने लगता है जो एक थ्रस्ट क्रिएट करता है। ये धीरे धीरे एस्टेरॉयड के ऑर्बिट को चेंज कर सकता है। इसकी लिमिटेशन ये है कि अब तक प्रैक्टिकली ये मेथड टेस्ट नहीं किया गया है, तो इसकी इफेक्टिवनेस कंफर्म नहीं है। लेकिन फ्यूचर में ये एक प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन बन सकता है, स्पेशली छोटे और स्लो मूविंग एस्टेरॉयड्स के लिए। एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियर मेथड। ये मेथड साई-फाई मूवी जैसा लगता है, लेकिन साइंटिस्ट इस पर सीरियसली रिसर्च कर रहे हैं। इस मेथड में एक न्यूक्लियर मिसाइल को डायरेक्टली एस्टेरॉयड से टकराकर ब्लास्ट किया जाता है। ब्लास्ट से एस्टेरॉयड या तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर उसके छोटे छोटे पीसेस अलग अलग होकर ऑर्बिट चेंज कर सकते हैं। इसका बेस्ट सिनेमैटिक एग्जाम्पल आपको डोंट लुक अप मूवी में देखने को मिलता है, लेकिन ये मेथड अंडर कंसिडरेशन है और तभी यूज होगा जब एस्टेरॉयड का साइज बहुत बड़ा हो और कोई और ऑप्शन ना हो। इसमें रिस्क है, अगर ब्लास्ट के बाद एस्टेरॉयड के छोटे छोटे टुकड़े अर्थ की तरफ आ गए तो भी डेंजरस होगा। लेकिन फ्यूचर में एडवांस न्यूक्लियर टेक्निक्स से ये एक पोटेंशियल सॉल्यूशन बन सकता है। दोस्तों, अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन का एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई एस्टेरॉयड अर्थ से टकरा जाता है तो क्या होगा। तो मान लीजिए कोई 1 किलोमीटर जितना बड़ा गोल्ड का एस्टेरॉयड 4 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 45 डिग्री के एंगल पर इंडिया की कैपिटल दिल्ली से टकरा जाता है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग टकराने के साथ ही जिस जगह ये एस्टेरॉयड गिरेगा वहां लगभग 965 मीटर डीप और 48 किलोमीटर वाइड एक बड़ा गड्ढा बन जाएगा। इस इम्पैक्ट की इंटेंसिटी इतनी होगी कि लगभग 2,35,00,000 लोग तुरंत भाप बनकर खत्म हो जाएंगे, जैसे चुटकी बजाते ही सब मिट गया हो। इस एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट से लगभग 165 किलोमीटर वाइड एक फायरबॉल बनेगी, जिससे लगभग 25 करोड़ लोग अपनी जान गंवा देंगे। एस्टेरॉयड के टकराने से 248 डेसिबल की शॉक वेव क्रिएट होंगी। ये वेव्स 500 किलोमीटर के रेडियस में रह रहे लोगों के लंग्स को डैमेज कर देंगी, ईयर ड्रम्स रप्चर कर देंगी, 1120 किलोमीटर के रेडियस में बनी सभी बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाएंगी और 1500 किलोमीटर के रेडियस में सभी घर गिर जाएंगे। इन शॉक वेव्स की वजह से 6,40,00,000 लोगों की मौत हो जाएगी। एस्टेरॉयड के टकराने से 20,880 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड ब्लास्ट होगा, जिससे लगभग 19 करोड़ लोग अपनी जान खो देंगे। पहले 335 किलोमीटर के अंदर हवा जुपिटर के स्टॉर्म से भी ज्यादा तेज होगी और सब तबाह हो जाएगा। 1604 किलोमीटर के रेडियस में लगभग सारे पेड़ गिर जाएंगे। 9.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होगा, जिससे लगभग 13 लाख लोग मर जाएंगे। ये अर्थक्वेक लगभग 682 किलोमीटर दूर तक महसूस किया जा सकेगा। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन का एग्जाम्पल था, जिसमें सिर्फ 1 किलोमीटर बड़े एस्टेरॉयड के अर्थ से टकराने से कितनी तबाही हो सकती है, तो ये समझाता है कि अगर एक बड़ा एस्टेरॉयड किसी शहर से टकरा जाता है तो इसका प्रभाव कितना विनाशक हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।